फ्रेंड्स, अगर आप 11th-12th एनसीईआरटी फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना कर रखी है। उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही में इस फॉर एग्जांपल आपको जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका भी अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पर जो 8 to 10 एनसीईआरटी में जो साइंस सब्जेक्ट है उसका जो फिजिक्स पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज यहाँ पर बना कर रखे हैं, राइट। चैप्टर वाइज में भी यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। साथ ही में 9-10 जो आईसीएसई है उसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके भी आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2a एंड कैरिंग करंट I इज केप्ट इन XZ प्लेन with its center at origin. A long wire carrying the same current I is placed parallel to the Z axis and passing through the point 0 B0 B much greater than A. The magnitude of the torque on the loop about Z axis is given by. तो बेसिकली यहाँ पर एक स्क्वायर लूप है हमारे पास, राइट। तो स्क्वायर लूप जिसकी जो साइड है वो है 2a जितनी, कैरिंग करंट आई जितना करंट है, और एक्जेड प्लेन में उसको रखा गया है सेंटर पे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पहले एक स्ट्रक्चर रेडी कर लूँ तो ये एक्जेड प्लेन है और ये वाई एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, राइट। तो ये हमारा एक्स एंड ये जेड, ओके। अब जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट, यहाँ से भी आई, पूरा आई जितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग वायर है, राइट, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको जेड एक्सिस के पैरेलल जो भी पास हो रहा है, तो यहाँ पर हमें टॉर्क फाइंड करना है अबाउट दी जेड एक्सिस। तो टॉर्क की फॉर्मूला है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, राइट। तो वेक्टर एम मतलब के मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर होगा 4a² क्योंकि 4 साइड्स है, तो 4 इंटू ए स्क्वेयर मतलब कि एरिया इंटू आई, राइट। तो इंटू अब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो 4 है ना, एक्चुअली दैट 4 कम्स फ्रॉम हियर क्योंकि साइड जो लेंथ है वो 2a, तो साइड स्क्वायर मतलब कि एरिया स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर मतलब कि 4a² इंटू मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा μ0I/2πb, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, राइट। तो यहाँ पर इसको अगर अरेंज करें तो 2 2 4, तो 2μ0I²A² तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है हमारा आंसर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन फर्दर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेबल ए बी सी एंड डी एज z इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दी गई है, द परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी, सारे परसेंटेज एरर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। द परसेंटेज ऑफ एरर इन जेड इज, तो यहाँ पर जेड का परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो सिंपल परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2/3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी, राइट। तो यहाँ पर सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए कितना है 2% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी कितना है, यहाँ पर है 1.5, राइट। फिर प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन यहाँ पर सी है, राइट। तो डेल्टा सी अपॉन सी कितना है 4% एंड लास्ट में 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी 2.5, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट आंसर 14.5%। तो 14.5 यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 1 volt by connecting a resistance R1 in series with it, the additional resistance that should be connected in series। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, राइट। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G है। अब उसको हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 0 to 1 वोल्ट है,
जिसको हमें R1 रेजिस्टेंस से सीरीज के साथ कनेक्ट करके ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करवाना है। तो यहाँ पर जो एडिशनल रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में कितना कनेक्ट करवाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग सिचुएशन अगर ड्रॉ करें तो पहले गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, उसके साथ हमने R1 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया, राइट। अब उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर करंट की फॉर्मूला लिखूँ तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू आई जी जी प्लस आर, राइट। तो यहाँ पर उतना फ्लो होने वाला है। अब यहाँ पर हमें 1 वोल्ट में कन्वर्ट करवाना है, राइट। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर बेसिकली ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से, मतलब कि ओम लॉ के हिसाब से मुझे 1 वोल्ट में अगर कन्वर्ट करवाना है तो 1 इज इक्वल टू आई यहाँ पर आई जी जितना करंट फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस किलोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज में है R1 का रेजिस्टेंस, राइट। ये फर्स्ट केस है। अब सेकंड केस में हमें जो एडिशनल रेंज चाहिए वो है 2 वोल्ट, 0 to 2 वोल्ट। तो यहाँ पर पहले गैलोमीटर है हमारे पास, राइट। R1 भी एज इट इज़ ही है, बट हमें एडिशनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कनेक्ट करवाना है R2 जितना। तो अब नई फॉर्मूला होगी सिमिलर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, नई फॉर्मूला होगी 2 इज इक्वल टू आई जी ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस जी, राइट। यही नई नई फॉर्मूला होगी। अब दोनों का हम लोग अगर रेशियो ले, फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला का, तो क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा G प्लस R1 और यहाँ पर आएगा R1 प्लस R2 प्लस G, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाए तो फॉर्मूला होगी G प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 इंटू जी प्लस 2R1, राइट। अब इसको और हम लोग कैलकुलेट करवाएं तो यहाँ पर जो एक जी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ जी बचेगा, राइट। वैसे ही यहाँ पर एक R1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ R1 बचेगा। तो फॉर्मूला बचेगी R2 इज इक्वल टू जी प्लस R1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड ऑप्शन। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ व्हील इज रोटेटिंग फ्रीली विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन अ शाफ्ट. The moment of inertia of the wheel is I and the moment of inertia of the shaft is negligible. Another wheel of moment of inertia 3I initially at rest is suddenly coupled to the same shaft. The resultant fractional loss in the kinetic energy of the system is. Okay, तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक व्हील जो है वो एक शाफ्ट पे ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का है आई, राइट, और शाफ्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो नेग्लिजिबल है। अब जो दूसरा व्हील है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I है और वो इनिशियली रेस्ट पे है, बट उसको सडनली उस शाफ्ट पे बिठाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी में फ्रैक्शनल लॉस होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर हम सिचुएशन को ड्रॉ करें तो पहले ओमेगा जितना एक व्हील घूम रहा था, ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, और जो दूसरा जो व्हील है उसको तुरंत ही हम लोग सडनली उस पर बिठाएंगे तो यहाँ पर लॉस होने वाला है कुछ, राइट। तो लॉस फाइंड करने के लिए पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो पहले इनिशियली फर्स्ट शाफ्ट था उसका एंगुलर मोमेंटम ओमेगा आई प्लस 3I इंटू ज़ीरो, क्योंकि वो इनिशियली रेस्ट पे था इसीलिए ज़ीरो, इज इक्वल टू, अब टोटल तो 3I प्लस आई इज़ 4I और दोनों ही एक ही एंगुलर स्पीड से घूमने वाला है। तो यहाँ पर ओमेगा डैश को अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाय 4, राइट, क्योंकि ये पूरी टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाय 4। अब काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई आई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू 4I इंटू ओमेगा बाय 4 होल स्क्वायर, राइट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट।
अब चेंज अगर फाइंड करें तो के ई एफ माइनस के ई आई दोनों का ही डिफरेंस, तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू डिफरेंस यहाँ पर मिलने वाले 3/8 आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब फ्रैक्शनल लॉस हमें फाइंड करना है, तो फ्रैक्शनल लॉस की फॉर्मूला है दैट इज फ्रैक्शनल लॉस इज इक्वल टू डेल्टा के ई अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर होगा 3/8 आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो लास्ट में यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, राइट, तो 3/4 और आई ओमेगा स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो 3/4 थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, दैट इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेशन में द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट अ हाइट h इज इक्वल टू r/2 from the surface of the earth. It is again equal to g1 at a depth d below the surface of the earth. The ratio d upon r equals. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू जो है g1 है, और एट हाइट कितनी हाइट पे g1 है उसकी वैल्यू, तो r/2 हाइट पे। अब जो अर्थ की सरफेस है डेप्थ पे, मतलब कि एग्जैक्टली डी डेप्थ पे उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, तो हमें डी अपॉन आर फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डायग्राम से। तो पहले अगर बात करें तो सरफेस से r/2 डिस्टेंस पे उतना एक्सेलरेशन है जितना कि नीचे डी डेप्थ में है। तो यहाँ पर बेसिकली जो फ्रॉम सेंटर टू सरफेस जो डिस्टेंस बचेगा वो होगा r-d, राइट। ओके, अब स्टार्ट करेंगे पहली इक्वेशन से। तो g1 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन gm अपॉन, अब रेडियस प्लस सरफेस टू दैट डिस्टेंस, तो उन दोनों का सम और स्क्वायर, तो उतना g1 वैल्यू होगा। अब g2 की वैल्यू भी डेप्थ में जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मिल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर gm, डेप्थ के लिए थोड़ी इक्वेशन अलग है, उसमें r-d अपॉन r³ है, थोड़ी सी डेप्थ में वो इक्वेशन अलग है, तो यहाँ पर अपॉन r³। अब हमें पता है कि दोनों ही ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सेम है, g1 इज इक्वल टू g2। तो यहाँ पर g1 इज इक्वल टू g2 राइट हैंड साइड रख देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3r/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू gm r-d अपॉन r³, राइट। अब कैलकुलेट करें तो पहले तो यहाँ पर r³ और r² कैंसिल हो जाएगा। अब 3² अपॉन 4, राइट, 3² अपॉन 4 मतलब कि 9 आएगा, तो यहाँ पर gm भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सिचुएशन बची वो अगर लिखे तो यहाँ पर gm कैंसिल, राइट, तो 4/9 इज इक्वल टू r-d अपॉन सिंगल r बचेगा यहाँ पर, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4r इज इक्वल टू 9r माइनस 9d, राइट। तो 4r को राइट हैंड साइड, 9d को लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 9d इज इक्वल टू 5r। तो 9d इज इक्वल टू 5r, d अपॉन आर अगर करें सब्जेक्ट बनाए तो d अपॉन आर 5/9 बचेगा। तो 5/9 मतलब कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस विथ अ स्पीड ऑफ 0.1 c एंड c, वो तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर E 30 J had sin 1.5 into 10 raised to 7 t minus 5 into 10 raised to minus 2 x volt upon meter. The maximum magnetic force experienced by the electron will be, तो C की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन चार्ज, राइट, यहाँ पर सारी वैल्यूज दी गई है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सिर्फ वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, राइट। तो पहले मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की यहाँ पर फॉर्मूला अगर लिखे तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स है, और उसकी फॉर्मूला होगी Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो यहाँ पर वेक्टर B भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ QVB,
तो बेसिकली हमें बी फाइंड करना पड़ेगा, तो बी की फॉर्मूला होगी बी इज इक्वल टू ई अपॉन, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है ओमेगा, तो ये यहाँ पर हम रखने वाले हैं, तो b इज इक्वल टू ई बाय सी, राइट। अब यहाँ पर c की जो फॉर्मूला है, c फॉर्मूला इज ओमेगा अपॉन के, अब उसकी वैल्यू रखें तो b इज इक्वल टू ई अपॉन ओमेगा, अब k इंटू में आ जाएगा, राइट। तो अब वैल्यूज अंदर रखें तो b इज इक्वल टू ई है 30, राइट। यहाँ से हमें मिलेगी वैल्यूज 30 अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁷, के कितना है 5 इंटू 10⁻⁻², राइट। तो b की वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है b इज इक्वल टू 10⁻⁷ टेस्ला, राइट। तो ये b मिल गया। अब फोर्स की फॉर्मूला में सारी की सारी वैल्यूज रखे हैं क्यू वी बी, राइट। तो q कितना है, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, फिर v मतलब के यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड है 3 इंटू 10⁸, बट यहाँ पर 0.1 से भी मल्टीप्लाई करवाना है तो इंटू 0.1 भी आएगा, और इंटू बी मतलब के 10⁻⁷, राइट। तो आफ्टर दिस कैलकुलेशन we will get force value which is 4.8 into 10⁻⁹ न्यूटन। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C and 2C are charged to potential difference V and 2V respectively. These are then connected in parallel in such a manner that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of this configuration is, तो दो कैपेसिटेंस है हमारे पास C and 2C, राइट। दोनों को हमने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया है V और 2V से। अब दोनों को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे, पहले पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक कनेक्ट होगा, राइट, और नेगेटिव के साथ फिर दूसरा कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर एनर्जी हमें फाइंड करनी है फाइनल। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो पहले हमने सी को वी पोटेंशियल के साथ चार्ज किया था, तो उसका जो चार्ज होगा Q1 इज इक्वल टू सी वी, और सिमिलरली Q2 की अगर बात करें तो वो होगा 2C इंटू 2V मतलब के 4CV, राइट। अब हम लोग कनेक्ट करेंगे दोनों को पैरेलली, तो यहाँ पर जो CV है वो पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, और यहाँ पर जो 4CV है वो नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यही कनेक्शन हमें क्वेश्चन में बताया है। अब यहाँ पर एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज रहने वाला है टोटल सर्किट में, राइट। तो इनिशियल चार्ज अगर Q1 प्लस Q2 है टोटल, तो फाइनल चार्ज स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 ले लेते हैं, राइट। Q1 कितना है, तो Q1 और Q2 अगर दोनों के सम की बात करें तो इनिशियली दोनों को हम लोग ऑपोजिटली कनेक्ट की, यहाँ पर किया है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कैसे मिलेगा, 4CV माइनस CV करना पड़ेगा, राइट। अब इज इक्वल टू जो फाइनल चार्ज है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर C इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो C प्लस 2C टोटल कैपेसिटेंस पैरेलली कनेक्टेड है, राइट, इनटू V, राइट। तो यहाँ पर जो VC है वो हमारा फाइनल वोल्टेज है, VC को सब्जेक्ट बनाएंगे तो VC इज इक्वल टू कितना होगा, ये 3CV अपॉन यहाँ पर 3C बचेगा, तो 3C गेट्स कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास सिर्फ V बचा, तो V यहाँ पर वोल्टेज है। अब सिचुएशन को अगर रीड्रॉ करें तो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना होगा, C कैपेसिटेंस, दोनों ही पैरेलल कनेक्टेड है, राइट, तो 2C यहाँ पर। अब जो एनर्जी की फॉर्मूला अगर लिखे तो 1/2 टोटल कैपेसिटेंस पैरेलली कनेक्टेड है दोनों का सम इनटू VC², जो फाइनल वोल्टेज है, राइट। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हाफ इंटू 3C, VC मतलब हमारा वोल्टेज मतलब V², तो फॉर्मूला हमें मिली 3/2CV², 3/2CV², फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल C1 and C2 आर प्लेस इन अ XY प्लेन
C1 has 500 turns and a radius of 1 centimeter. C2 has 200 turns and radius of 20 centimeter. C2 carries a time dependent current I of t is equal to 5t square minus 2t plus 3 ampere, where t is in second. The EMF induced in C1 in millivolt at the instant t is equal to 1 second is 4 by x. The value of x is, तो पहले तो दो कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स है हमारे पास C1 एंड C2, दोनों को XY प्लेन में हमने रखा है. C1 के टर्न्स है 500 और रेडियस है 1 सेंटीमीटर, C2 के 200 और रेडियस 20 सेंटीमीटर. C2 का जो करंट है वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है और इक्वेशन के फॉर्म में. अब यहाँ पर जो C1 है उसमें EMF इंड्यूस हो रहा है मिली वोल्ट में, और कितने टाइम पे, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक. तो 4/x अगर उसकी वैल्यू है तो यहाँ पर x हमें फाइंड करना है. तो पहले हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, राइट, इस हिसाब से. अब उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला फॉर द सर्कुलर कॉइल μ0 Ni/2r, राइट. अब बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड उसके पास फ्लक्स भी इंक्लूड होगा. तो फ्लक्स यहाँ पर फॉर्मूला होगी फाई इज इक्वल टू μ0 Ni/2r एज इट इज इंटू एन डैश इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दूसरा भी यहाँ पर सर्कुलर कॉइल है, राइट. तो उसका एरिया भी यहाँ पर इंक्लूड होगा. अब ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पर अगर रखें तो पहले μ0, तो दैट इज़ फॉर्मूला वैल्यूज़ अगर रखें तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि 2 से वो डिवाइड हो चुका है. वैसे μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻7, बट 2 से डिवाइड होने की वजह से 2 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 10⁵, राइट, इंटू पाई इंटू 10⁴ अपॉन 0.2. तो इज इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ 8 इंटू 10⁻⁴. अब 8 इंटू 10⁻⁴ मतलब कि 0.8 मिली वोल्ट, राइट. अब 0.8 मिली वोल्ट उसको अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करें तो 0.8 इज इक्वल टू 4/x. अब x को हमें फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 4/0.8. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 मिलने वाला है. सो दैट इज आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स दिया गया है, एक्ट्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे उतना फोर्स एक्ट कर रहा है. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट, राइट. एक पॉइंट दिया गया है उस पे हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. अब उस टॉर्क का जो वैल्यू है वो है √x, तो उसका x फाइंड करना है. तो यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर टाउ इज इक्वल टू R2 माइनस R1 क्रॉस वेक्टर F, राइट. अब R2 माइनस R1, तो R2 जो हमारा पॉइंट है 4i हैट प्लस 3j हैट माइनस k हैट माइनस i हैट प्लस 2j हैट माइनस k हैट, राइट, क्रॉस वेक्टर f. एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर i हैट प्लस 2j हैट प्लस k हैट है, राइट. अब 4 माइनस 1 3i हैट, राइट, फिर 3 माइनस 2 प्लस j हैट एंड माइनस k हैट माइनस k हैट माइनस 2k हैट. अब क्रॉस वेक्टर f है, वेक्टर f क्या है, i हैट प्लस 2j हैट प्लस 3k हैट, राइट. अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा. तो टाउ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i हैट j हैट k हैट, राइट. तो यहाँ पर पहली टर्म आएगी 3 1 माइनस 2 और यहाँ पर 1 2 3. अब इसको इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर 7i हैट माइनस 11j हैट प्लस 5k हैट मिलेगा, राइट. अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें फाइंड करना है तो रूट सम एंड स्क्वायर,
तो इज इक्वल टू रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर सम एंड स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा अंडर रूट 195। अब हमें उसको रूट एक्स के साथ कंपेयर करना है, तो x इज इक्वल टू 195, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी ई स्कैटर्स फ्रॉम अ टारगेट हैविंग एटॉमिक स्पेसिंग of 1 angstrom, the first maximum intensity occurs at theta is equal to 60 डिग्री, then E is dash। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का बीम है जिसकी एनर्जी है E, जो कि मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का बीम है उन सभी के बीच जो स्पेस है दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर हमें पहली मैक्सिमम इंटेंसिटी 60 डिग्री पे मिल रही है, तो E एनर्जी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगी वो है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा। इज इक्वल टू लेमड़ा की फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट 2m e, राइट। अब वैल्यूज रखे तो 2d मतलब स्पेसिंग कितना है 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कि 10⁻⁻10, 60 साइन 60 मतलब कि √3/2। अब h मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ई। अब यहाँ पर हमें e फाइंड करना है, e को सब्जेक्ट बनाना है। तो e को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर पहले तो 2 कैंसिल हो जाएगा, e को सब्जेक्ट बनाएंगे तो e इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻48। अब 6.64 है उसका स्क्वायर भी करना है यहाँ पर, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो m है वो, तो 9.1 इंटू 10⁻31, राइट, इंटू 3 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻19। क्योंकि हमें वैल्यूज़ को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने जो डिवीज़न है उसमें 1.6 इंटू 10⁻19 लिखा है, राइट। अब एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 50.47। तो यहाँ पर जो इंटीजर वैल्यू है वो है 50, तो हमारा फाइनल आंसर है इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ पार्टिकल ऑफ मास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर कोलाइड्स विथ अ हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट। Soon after the collision, the particle comes to rest and the atom recoils and goes to its first excited state. The initial kinetic energy of the particle in electron volt is n/4. The value of n is, तो एक पार्टिकल है जिसका जो मास एनर्जी है वो दिया गया है, जो कि एक हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है, उसके साथ वो पार्टिकल कोलाइड होता है। अब कॉलिजन के बाद जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाता है, बट जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो हमें पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर n/4 है तो उसमें से n की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन, राइट। तो mvo इज इक्वल टू कैपिटल MV, और ये है मोमेंटम की फॉर्मूला, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, राइट। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, अगर डिफरेंस की बात करें काइनेटिक एनर्जीज़ के, तो काइनेटिक एनर्जीज़ के डिफरेंस में यहाँ पर 10/2 आएगा। अब यहाँ पर 10/2 क्या है, 10/2 एक एनर्जी है जो कि डिफरेंस है, एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो 10.2 इज इक्वल टू p² अपॉन 2m माइनस p² अपॉन 2 इंटू कैपिटल M, राइट, इज इक्वल टू p² अपॉन 2m अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस m अपॉन कैपिटल M। अब p² अपॉन 2m ब्रैकेट 1 माइनस, यहाँ पर एक पार्टिकल है और एक हाइड्रोजन है, तो उसी की वजह से यहाँ पर m अपॉन कैपिटल M 0.2 आएगा, राइट। 2 अपॉन 10 0.2। अब यहाँ पर p² अपॉन 2m, तो p² अपॉन 2m की अगर बात करें तो p² अपॉन 2m इज इक्वल टू k, और k मतलब के 10.2 अपॉन
मतलब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 10.2 है राइट, तो 10.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 मतलब कि 0.8, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी राइट। तो 10.2 अपॉन 0.8 उसका यहाँ पर मैं इस साइड बॉक्स में आंसर लिख रहा हूँ एंड दैट इज 51। इंटीजर वैल्यू हमें मिलने वाली है 51, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 cm एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 cm विथ अ सेपरेशन ऑफ 10 cm. द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एट विच द स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम इज n/40 cm. द वैल्यू ऑफ n इज, तो यहाँ पर सिंपली n फाइंड करना है। पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया गया है जिसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 1 cm और आईपीस की फोकल लेंथ 5 cm। अब दोनों को एक सेपरेट डिस्टेंस पे रखा है दैट इज 10 cm. द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो आई स्ट्रेन का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है n/40, तो यहाँ पर n फाइंड करनी है। तो बेसिकली जो फाइनल इमेज मिलेगी, फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि अगर लेंस को हम लोग फोकल लेंथ पे रखेंगे तो इमेज हमें इंफिनिटी डिस्टेंस पे मिलेगी राइट। अब ऑब्जेक्ट राइट फॉर आईपीस, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना डिस्टेंस पे होगा, वो होगा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे राइट, क्योंकि सेपरेशन उतना है। और इमेज के लिए, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव वो भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा राइट, अकॉर्डिंग टू दिस 5 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर, तो वो भी 5 सेंटीमीटर पे ही होगा। अब यहाँ पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है 1/5 प्लस 1/u, मतलब कि उसको अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर ले कि वो x है, एक्चुअली वो लेफ्ट हैंड साइड होगा तो -x होगा, तो इसीलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f, मतलब कि 1 राइट, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ 1 है। अब 1/x को अगर सब्जेक्ट बनाए तो 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। 1 माइनस 1/5 इज 4/5, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पर बॉक्स में अगर लिखूँ तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1/x इज इक्वल टू 4/5, मतलब कि x इज इक्वल टू 5/4 राइट। अब x इज इक्वल टू अगर 5/4 है तो हम लोग कंपेयर करेंगे 5/4 एंड n/40 को, तो 5/4 इज इक्वल टू n/40 राइट। तो 5 10 जा और 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो यहाँ पर n इज इक्वल टू मिलेगा 10 राइट। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर, यहाँ पर मिलेगा आंसर 10 राइट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर n दिया गया है ना, वो एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे नाउ, थैंक यू एवरीवन।